तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शिक्षण अधिगम कक्ष में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो आइए पहले जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से लेखन करते थे। हिंदी में प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लेखन किया। इन्हें कथा सम्राट व उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने विभिन्न उपन्यास, कहानियां, लेख, निबंध, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी। इन्होंने उर्दू में काफी लिखा, हिंदी में भी बहुत लिखा। और इनकी कुछ उपन्यास हैं जैसे गोदान, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि। बहुत से इन्होंने उपन्यास लिखे जिनका विषय सामाजिक था। उनमें कुछ इन्होंने राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक मुद्दे भी उठाए। 300 से अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में विभक्त हैं, इन्होंने लिखी। इनकी कुछ कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं जैसे पूस की रात, कफन, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा आदि। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई। प्रेमचंद का साहित्य बहुत ही अधिक समृद्ध साहित्य माना जाता है। इनकी कुछ रचनाओं पर यादगार फिल्में व धारावाहिक भी बने। इन्होंने साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया। प्रस्तुत पाठ बड़े भाई साहब भी उनके साहित्य का एक भाग है। तो पाठ की रूपरेखा के बारे में मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि इस पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं और एक उनका छोटा भाई है जो उनसे 5 साल छोटा है। परिवार में बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी आदर्शात्मक अपेक्षाएं भी पाली जाती हैं। वे स्वयं वही कार्य करते हैं जो उनके छोटे भाई के लिए आदर्श बन सके। इसीलिए उनका बचपन इस जिम्मेदारी में तिरोहित हो जाता है। प्रस्तुत पाठ बड़ा होने की जिम्मेदारी व इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी करता है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, अर्थात यह काम मत करो। ऐसा सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें इस तरह नहीं टोकता। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि बड़े होने से आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार वे काम करने से भी पीछे हटना पड़ता है जो उसकी उम्र के दूसरे लड़के बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि वे अपने घर में बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे स्वयं भी यही चाहते हैं कि वे जो भी करें छोटे भाई के लिए आदर्श हो, प्रेरणादायक हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण बड़े भाई साहब का बचपन अदृश्य अर्थात नष्ट हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने पाठ की व्याख्या की ओर। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। प्रेमचंद के इस पाठ में उर्दू शब्दावली का प्रयोग आपको भरपूर मिलेगा। तो दर्जा अर्थात कक्षा, उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम अर्थात शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे।
यहाँ बच्चों कौन से भवन की बात हो रही है? यहाँ शिक्षा के भवन की बात हो रही है, जिसे वे मजबूत बनाना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, अर्थात वे फेल होते रहते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने? बुनियाद अर्थात नींव। अगर हमें कोई मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो वह मजबूत कैसे बनेगा? जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी, उसी पर वो मकान खड़ा हो पाएगा। तो यहाँ बड़े भाई साहब का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है कि जब तक आधार ही मजबूत नहीं है, नींव ही मजबूत नहीं है, अर्थात जिन कक्षाओं में वे पढ़ रहे हैं उनका अच्छे तरीके से याद ही उन्हें नहीं हो रहा है, तो वे आगे की कक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे और ना ही जीवन में उन चीजों में मजबूती पा सकेंगे। तो यहाँ एक तरह का व्यंग छिपा है। बड़े भाई साहब जो लगातार असफल हो रहे थे, उसी दृष्टिकोण को बड़े भाई साहब की नजर से यहाँ लेखक स्पष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में यह बता रहे हैं कि वे पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते हैं। क्या सच में ही यही बात थी? दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर था। मैं छोटा था, वे बड़े थे। यहाँ पर मैं जो है वो लेखक है। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीही, तंबीही अर्थात डांट टपट, और निगरानी अर्थात देख रेख, इसका पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। जन्मसिद्ध अर्थात जन्म से ही प्राप्त था, क्योंकि वे बड़े थे और बड़े की जिम्मेदारी छोटी के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी जिम्मेदारी को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। और मेरी शालीनता इसी में थी। मेरी शालीनता अर्थात छोटा भाई, उसके एक महत्वपूर्ण गुण का यहाँ पता चलता है कि वह शालीन था। इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि छोटा भाई बहुत ही संस्कारी था, बड़े भाई की इज्जत करता था, आदर करता था, इसीलिए यह उनके हुक्म को चुपचाप मान लेता था। यहाँ बड़े भाई साहब के व्यक्तित्व का एक मूल बिंदु स्पष्ट किया जा रहा है। वे स्वभाव से अध्ययनशील थे। अध्ययनशील, निरंतर जो पढ़ाई में रत रहता है, लगातार पढ़ता रहता है, पढ़ाई को अत्यधिक महत्व देने वाला। तो यहाँ बड़े भाई साहब के चरित्र चित्रण का एक मूल बिंदु यहाँ उभर के आता है। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए, ये छोटे भाई का एक अंदाजा है कि शायद वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए इस तरह की गतिविधियां करते थे कि कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर, हाशियों अर्थात किनारों पर कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। सामंजस्य अर्थात तालमेल, कि कुछ निरर्थक वो लिखते थे। कई बार बच्चों का मन या बड़ों का भी मन या स्थिति इस तरह की होती है कि उनका किसी स्थान पर या किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा होता है, तो ऐसे ही कोई निरर्थक, कोई चित्र या कोई शब्द इस तरीके से हम लोग करते हैं जिससे कि हमारा मन जो है उस जगह पर स्थिर नहीं है और अपने मन को लगाने के लिए हम इस तरह की गतिविधियां करते हैं। तो यही बिंदु बड़े भाई साहब का यहाँ पर उभर के आता है। तो एक मूल प्रश्न है यहाँ पर कि बड़े भाई साहब के द्वारा दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या काम किया जाता था, तो यह उसका पूर्ण उत्तर है। तो आगे चलते हैं। बड़े भाई साहब की कॉपी में कुछ अनबूझ लिखा हुआ होता था। मसलन उदाहरणतः यह उर्दू शब्द है। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी,
इबारत अर्थात लेख, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। ये छोटे भाई ने बड़े भाई की कॉपी में देखा। मैंने बहुत चेष्टा की अर्थात प्रयास किया कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। छोटा भाई अपनी बुद्धि से बड़े भाई के द्वारा ये सब जो बनाया गया था या लिखा गया था उसे समझने में असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। तो इस चीज के पीछे क्या छिपा है? एक छोटे भाई का एक बिंदु चरित्र का एक उभर के आता है कि उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ, कि बड़ों से बहुत ज्यादा बहस करना या प्रश्न करना या उनकी नाफरमानी करना, यह छोटे भाई के चरित्र में नहीं था। तो यह एक सकारात्मक बिंदु छोटे भाई का उभर के आता है। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। तो यह हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि बड़े भाई कौन सी कक्षा में थे, जमात यानी कक्षा, और मैं 5वीं में था, लेखक 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो यह मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात, बूते के बाहर की चीज। तो आगे चलते हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। यहाँ पर लेखक अपने स्वभाव के बारे में बता रहा है, जो बिल्कुल ईमानदारी से स्पष्ट कर रहा है कि उसका मन किस में लगता था और किस में नहीं लगता था। मेरा जी बिल्कुल पढ़ने में नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। यह मुहावरा है। पहाड़, पहाड़ होना, बहुत बड़ी मुसीबत होना, बहुत बड़ी समस्या होना। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां उछालता, कंकरियां अर्थात पत्थर के छोटे टुकड़े, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, अर्थात बहुत मजा आ जाता था। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर, फाटक अर्थात दरवाजा, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। ये कल्पना करते थे कि वह दरवाजा जो है वो एक गाड़ी है और उसको आगे और पीछे उसको बार बार हिलाकर वो उस चीज का आनंद लेते थे कि काल्पनिक तौर पे कि वे एक गाड़ी में बैठे हैं, और इसमें बच्चों को बहुत आनंद आता था। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र अर्थात क्रोधित रूप देखकर वो प्राण सूख जाते, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाता। मुहावरा है ये। तो आगे चलते हैं। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन अर्थात चुप्पी, खामोशी। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। यहाँ बड़े भाई साहब के प्रति थोड़ा सा डर और एक आदर का भाव कि उनसे जबान दराजी नहीं करनी है, तो यह भाव यहाँ उभर के आता है। मेरा मौन यह कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष के अर्थात प्रेम और क्रोध उनके शब्दों में मिला हुआ होता था। उससे वो मेरा सत्कार करते थे, यानी आवभगत करते थे। हमेशा प्रेम और गुस्से के मिले जुले भावों से जो शब्द थे, उन शब्दों से वो छोटे भाई का उनका आमना सामना होता था। तो यहाँ लेखक के द्वारा जो भाई साहब हैं वो बताया जा रहा है उसके बारे में कि बड़े भाई साहब उसको कैसे समझाते थे। ये देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ उर्दू शब्द है अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, यह मुहावरा है, अर्थात कोई छोटी मोटी बात नहीं होनी, सरल बात, आसान बात नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु कैरा, अर्थात हर साधारण व्यक्ति, कोई भी, ठीक है, कोई भी बेकार आदमी भी अंग्रेजी का विद्वान हो जाता।
यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अर्थात रात दिन पढ़ना, अत्यधिक पढ़ना, और खून जलाना पड़ता है, अत्यधिक मेहनत करना। तो ये सभी मुहावरे हैं। तब कहीं यह विद्या आती है। आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगा हो। घोंगा एक ऐसा जीव होता है जो बहुत समय एक ही स्थिति में एक ही जगह पड़ा रहता है। तो यहाँ पर यह आलसी जीव के लिए प्रयुक्त हुआ है कि तुम कितने आलसी हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, यानी शिक्षा नहीं लेते, सीखते नहीं हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, यानी दोष है, गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। अर्थात बड़े भाई साहब दिन रात किताबें लेकर बैठे रहते थे। हाँ, ये अलग बात है कि वे कितना याद कर पा रहे थे, कितना पढ़ रहे थे, परंतु बड़े भाई साहब के इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि वे अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे कि जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ तुम भी उसी तरह पढ़ो, मेरा भाई बेराह ना चल पाए। तो बड़े भाई साहब का अपने भाई के प्रति यहाँ पर चिंताजनक एक दृष्टिकोण उभर के आता है कि उन्हें कितनी चिंता थी अपने भाई की, एक जिम्मेदारी थी। बड़ा भाई किस तरह अपनी इच्छाओं को दबाता है, यहाँ पर इसका वर्णन है। इतने मेले तमाशे होते हैं, ये बड़े भाई साहब छोटे भाई को कह रहे हैं। मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3 साल पढ़ा रहता हूँ। अर्थात बड़े भाई साहब अपने असफल होने को इस चीज से छिपा रहे हैं कि वो 2-2 3 साल लगाकर इस एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो एक भय पैदा करना चाहते हैं छोटे भाई के अंदर, ताकि उसका ध्यान जो है वो खेल कूद से हट जाए। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे, अर्थात इसी में पड़े रहोगे, एक ही जगह पड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुमने इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है, बेहतर है यानी अच्छा है। अगर तुम्हें यूं ही समय व्यर्थ करना है तो इससे अच्छा है कि तुम घर चले जाओ। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों छात्रावास में रहते थे, और यहाँ पर बड़े भाई जो है छोटे भाई को यह समझा रहे हैं कि अगर इसी तरह समय व्यर्थ तुम्हें करना है तो घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई, यानी पिताजी की गाढ़ी कमाई अर्थात मेहनत की कमाई, मुहावरा है कि उसके रुपयों को क्यों खराब करते हो, इतनी मेहनत से कमाए गए पैसों को क्यों खराब कर रहे हो जो वे हमारी फीस में दे रहे हैं। यहाँ पर लेखक बड़े भाई की डांट का अपने ऊपर होने वाले असर का वर्णन कर रहा है। मैं यह लताड़ सुनकर था, डांट फटकार सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, यानी कोई उत्तर नहीं था। गलती तो उसने की थी बड़े भाई की दृष्टि में, अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सही। अर्थात इन दोनों के मन में यह भाव था कि खेलना अपराध है, केवल और केवल पढ़ाई। परंतु आधुनिक शिक्षात्मक दृष्टिकोण से खेल पढ़ाई का, जीवन का, बच्चे के जीवन निर्माण का, बच्चे के सर्वांगीण विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जो बच्चे का पूर्ण रूप से विकास करता है। इसलिए उससे बचना नहीं चाहिए। खेलों की जीवन में बहुत महत्ता होती है, वो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ करते हैं। बच्चा चिंता से रहित हो जाता है, उसका ध्यान केंद्रीकरण बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले की शिक्षा में, पारंपरिक शिक्षा में ये चीज़ें अपनाई नहीं जाती थी, उस दृष्टि से सोचा नहीं जाता था। तो यही बिंदु आपके सामने इस समय उभर के आ रहा है कि अपराध तो मैंने किया था, लताड़ कौन सही। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। यहाँ भाई साहब का दुचरित्र का अगला बिंदु उभर के आता है कि वे उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, लगती मैंने चुभती हुई बातें, बुरी लगने वाली बातें, लगती बातें, सूखती बाण, ये सभी मुहावरे हैं।
ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते, अर्थात व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते, जिससे उसका हृदय जो है वो बिंध जाता था कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते, अर्थात दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, मतलब दिल टूट जाता था पूरी तरह से, निराशा के घेरे में हो जाता था और हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति, अर्थात अत्यधिक मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। तो यह निराशा में घिर जाता था और सोचता था ऐसी पढ़ाई से तो मैं घर चला जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, जो काम मेरे बूते के बाहर है, यानी मेरी हैसियत के बाहर है, मतलब इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता, मेरी क्षमता नहीं है, क्षमता के बाहर है, उसमें हाथ डालकर, मतलब उसकी जिम्मेदारी लेकर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं कि मुझसे इतना सारा नहीं पढ़ा जाएगा, ये मेरे बस के बाहर है, मेरी क्षमता के बाहर है। तो बड़े भाई साहब की इन टिप्पणियों से छोटे भाई का दिल जो है वो टूट जाता था, उदास हो जाता था और निराशा के भंवर में वो फंस जाता था। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था कि मैं, बड़े भाई साहब की दृष्टि में मैं मूर्ख हूँ और मैं मंजूर है मुझे यह चीज़, मैं कम पढ़कर अगर मूर्ख बना रहा तो भी मुझे मंजूर है। लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था, चक्कर आ जाता था मतलब घबरा जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते थे। निराशा के बादल फट जाना अर्थात बच्चा था, तो बच्चे कुछ देर के लिए चिंता में हो जाते हैं, उसके बाद वो सब कुछ हट जाता है और फिर दोबारा से वो अपनी वही उन्हीं गतिविधियों में लग जाते हैं जिन्हें उन चीज़ों के लिए बार बार मना किया जाता है। ये बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से यह बिंदु यहाँ उभर के आया है कि बच्चों को जिन चीज़ों के लिए मना किया जाता है, परंतु वही उस चीज़ के लिए नहीं मानते और वे उन चीज़ों को बार बार करते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ में मज़ा आता है, उनको आनंद आता है। तो यही स्थिति छोटे भाई के साथ थी और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं, अर्थात एक योजना ये बनाता था कि मुझे कैसे पढ़ना है। अर्थात बड़े भाई साहब की बातों का उस पर असर हो रहा था। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती, जो चीज़ उसको अत्यधिक पसंद थी वही चीज़ उसमें नहीं थी। तो क्या हम अपने मन पर इतना काबू कर सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा जो दिल से पसंद है, जिसके लिए वह डांट खा रहा है, लताड़ सह रहा है, और वही चीज़ उसके टाइम टेबल में नहीं थी। तो यहाँ उसने गलती करी इस चीज़ की। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर जो लेखक है वह अपने समय सारणी जो उसने बनाई थी उसका जिक्र कर रहा है कि प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब अर्थात गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे से स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी, कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक यानी ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, जो बाकी विषय बच जाते थे तो वो 10 से 11 तक के समय में वह उनको पढ़ता था, फिर विश्राम, फिर आराम। तो इतने कठिन टाइम टेबल में, इतनी कठिन समय सारणी में उसने अपने लिए, अपने खेल कूद के लिए जो उसको दिल से पसंद था उसे स्थान दिया ही नहीं, तो उसका उल्लंघन होना जायज़ था। यहाँ लेखक टाइम टेबल का पालन क्यों नहीं कर पाया, इसका वर्णन है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती, मुझे अज्ञात अज्ञात मैंने जिसके बारे में ज्ञात नहीं है, जानकारी नहीं है, कि पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे खींच ले जाती, और अनिवार्य रूप से यानी आवश्यक रूप से कंपल्सरी हो गया उसके लिए निकलना, क्योंकि वह इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था।
रूप से खींच ले जाती और वह चला जाता अपनी अपने द्वारा बनाए गए टाइम टेबल की अनदेखी करके, और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाता। यहाँ बाल मनोविज्ञान आपके सामने आ रहा है कि वह जानलेवा टाइम टेबल, जान लेने वाला टाइम टेबल है। दिन रात पढ़ना पढ़ना, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, और भाई साहब को नसीहत यानी सलाह और फजीहत यानी अपमान करने का अवसर मिल जाता। तो ये अंतिम पंक्ति में लेखक जो है भाई साहब की डांट को गलत समझ लेता है, और वह ये सोचता है कि वे उसे सिर्फ सलाह दे रहे हैं और उसका अपमान कर रहे हैं। तो एक नकारात्मक बिंदु उसके मन में अपने बड़े भाई साहब के लिए उभर के आता है। लेखक यहाँ पर टाइम टेबल का पालन न करने और बड़े भाई साहब का कहा न मानने पर क्या हरकत करता था, यहाँ इसका वर्णन है। मैं उनके साए से भागता, यानी परछाई से भी दूर भागता, क्योंकि उसे पता था कि जो बड़े भाई साहब कह रहे हैं वह उनका कहना नहीं मान रहा है, वह दिल के हाथों मजबूर है। वह परेशान है इस चीज़ से, क्योंकि जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी और बड़े भाई साहब उसे उसी से बचने के लिए, उसी से दूर होने के लिए कह रहे थे। और ये अक्सर बच्चों के साथ होता है कि जो चीज़ उनको बहुत पसंद होती है तो वे सामने से नहीं तो छुपकर उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अत्यधिक एक बंधन की जो दीवार है वो बच्चों पर नहीं लगानी चाहिए। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, प्रयास करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता, दबे पांव यानी बिना आवाज के बिल्कुल चुपचाप आता कि उन्हें खबर न हो, कि उन्हें पता ही न चले। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, अर्थात अत्यधिक भयभीत हो जाना। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी, अर्थात हर समय सर पर खतरा मंडराना। तो यह मुहावरे के अर्थ में यूज होगा। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। इस पंक्ति में अपने मन की स्थिति की तुलना उसने, लेखक ने आत्मा से की है, व्यक्ति से की है। फिर भी मौत और विपत्ति के बीच में, कि जब किसी व्यक्ति की मौत होने वाली होती है या कोई मुसीबत उनके सामने आती है, तो जो आदमी है, व्यक्ति है, मोह और माया अर्थात ये सांसारिक रिश्ते नाते, पैसे संपत्ति का जो मोह होता है, उनके बंधन में वो जकड़ा रहता है। वो मरना नहीं चाहता, उसको पता है कि वो इस संसार को छोड़ जाने वाला है, परंतु तब भी उनके प्रति इनका व्यक्ति का जो मोह है वो खत्म नहीं होता। और चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति उस पर आ जाए, कोई समस्या आ जाए, परंतु सांसारिक मोह से वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता, उसी में घिरा रहता है, उसी की चिंता उस समय भी उसको रहती है। तो वही स्थिति छोटे भाई की होती थी कि वो कितनी ही बड़े भाई साहब से डांट फटकार खा ले, कितनी ही धमकियां सुन ले, परंतु उसके बावजूद भी खेल कूद का जो उसका प्रिय था उसका तिरस्कार यानी अपमान नहीं कर पाता था, अर्थात उसको ना खेलना, खेल कूद का तिरस्कार, अपमान वह नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे ये बहुत ज़्यादा प्रिय था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। सालाना इम्तिहान अर्थात वार्षिक परीक्षा हुई और छोटा भाई पास हो गया और दर्जे कक्षा में प्रथम आया, और बड़े भाई साहब फेल हो गए। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया था, मन में आया, क्योंकि ये घमंड का शिकार हो गया। भाई साहब को आड़े हाथों लो, आड़े हाथों लेना अर्थात कठोरता पूर्वक व्यवहार करना, वह भी उनकी फजीहत करना चाहता था, क्योंकि बड़े भाई साहब हरदम उसे डांटते रहते थे, तो उसके अंदर एक घमंड का भाव इस समय आ गया। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, यह चाहता था ये बोलना, इसके मन में ये भाव आया। घोर तपस्या अर्थात दिन रात मेहनत करना, दिन रात पढ़ते रहना। मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, अर्थात प्रथम आया हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। यहाँ पर छोटे भाई का एक संवेदनशील पक्ष जो है चरित्र का, वह उभर के आता है कि बेशक
उसमें घमंड का भाव आ गया क्योंकि वो नादान था, परंतु उसके अंदर संस्कार और संवेदनशीलता अपने बड़े भाई साहब के प्रति बहुत अधिक थी। अतः वो एक पल के लिए उसने ये सोचा, परंतु उसे फिर उससे हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार, अर्थात दुखी को और अधिक दुखी कर देना, दर्द को बढ़ा देना, विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा, अर्थात शर्मनाक जान पड़ा। कि उसके स्वयं के मन में आया कि कैसे तू सोच सकता है ये, कैसे बड़े भाई के लिए अपने तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है, तो बहुत ही शर्मनाक है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ। हाँ, लेकिन कुछ अपनी योग्यता पर इसको अभिमान हो गया और आत्मसम्मान भी बढ़ गया। आगे चलते हैं। भाई साहब के फेल होने की वजह से लेखक के व्यवहार में क्या अंतर आया, यहाँ पर इसका वर्णन है। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, अर्थात दबदबा। बड़े भाई साहब भी कुछ नरम पड़ गए क्योंकि उनके अंदर यह भाव था कि मैं खुद फेल हो गया, असफल हो गया और मेरा छोटा भाई कम पढ़ के खेल कर भी वह प्रथम आ गया, तो मुझे उसे कहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर यह बिंदु उभर के आता है कि बड़े भाई साहब के मन में यह चीज़ थी कि जब तक हम स्वयं आदर्श नहीं हैं तो दूसरे लोग हमारा अनुसरण नहीं करेंगे, वे हमारा कहना नहीं मानेंगे। तो इसी भाव से वे सारा दिन पढ़ते रहते थे और छोटे भाई को यह दिखाना चाहते थे, परंतु अब वे असफल हो गए। तो इस असफलता ने उनकी हिम्मत को, उनके उत्साह को तोड़ दिया। इसीलिए ये जो छोटा भाई यह बात कह रहा है कि भाई भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा, तो उनको भी कहीं न कहीं महसूस होता था कि मैं इसे खेलने से रोकने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद असफल हो गया हूँ। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, शरीक अर्थात शामिल होने लगा। उर्दू शब्द है। दिल मजबूत था। अगर दिल मजबूत था अर्थात आत्मविश्वासी था, आत्मविश्वास से भरपूर था कि मैं चाहे कितना ही खेलूं परंतु मैं तो प्रथम आ जाऊंगा। अगर उन्होंने मेरी फजीहत की अर्थात मेरा अपमान किया तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर अर्थात अत्यधिक परिश्रम कर कौन सा तीर मार लिया, ये सब मुहावरे हैं। तीर मार लिया, बहुत बड़ी योग्यता हासिल कर ली। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में यानी कक्षा में अव्वल आ गया हूँ, प्रथम आ गया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस, हेकड़ी जताना ये मुहावरा है, अपना रौब दिखाना, दबदबा दिखाना, प्रभाव जमाना। साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। मतलब यह बोल तो पाया नहीं क्योंकि बोलने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो बड़े भाई के लिए आदर भाव उसके मन में था और संस्कारी था, संवेदनशील था, इसलिए वह इन शब्दों से उनका चाहकर भी तिरस्कार नहीं कर पाया। मन में आता था परंतु ज़बान से नहीं बोल पाया, परंतु उसके व्यवहार में यह चीज़ दिखाई देने लगी। साफ ज़ाहिर होता था, मतलब एकदम स्पष्ट दिखाई देता था कि भाई साहब का वह आतंक, जो खौफ था, भय था, वो मुझ पर नहीं था। तो बच्चों, आज की जो कक्षा है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। यह भाग 1 था। भाग 1 में मैंने आप लोगों को बड़े भाई साहब का कुछ भाग इसके बारे में मैंने मूल बिंदु बताए और व्याख्या की, और जो बाकी का शेष भाग है हमारा वो हम अगले भाग में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको दोहराइए और मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।